नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो मेरी कलम में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि मेरी कलम में हम बात करते हैं आध्यात्मिक लेखकों के साथ, उनकी किताबों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई इस किताब की ओर। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं हरीश साई रामन जी, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स। इसके साथ ही साथ मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वो एक स्पिरिचुअल और लाइफ कोच हैं, इसके साथ ही साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। उनके बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो ये पूरा एपिसोड कम पड़ जाएगा। तो इसी श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे, उनसे ही जानते हैं उनके बारे में, किस तरह से उनकी ये जर्नी शुरू हुई। स्वागत करते हैं हरीश जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो हरीश जी, आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपने बचपन से सोच रखा था कि आपको बड़े होकर एक स्पिरिचुअल या लाइफ कोच बनना है या ऑथर बनना है? मैंने एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट रिसेंटली पढ़ा था और उस पे लिखा था, इफ़ यू वांट टू मेक गॉड लाफ शेयर योर प्लान्स। तो अगर आपको भगवान को हंसाना है तो अपने प्लान्स बताइए। इन शॉर्ट, लाइफ में हर बार जो आप प्लान करते वो होता नहीं है, और इनफैक्ट कई बार पूरा दिन भी आपके प्लान के मुताबिक जाता नहीं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बचपन से जो सोचते हैं वो पा लेते हैं। मेरा अगर मैं बात करूं तो बचपन में ऐसा कोई भी प्लान था नहीं। इनफैक्ट सच बोलूं तो रोटी कपड़ा मकान का भी टेंशन था, एंड बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं थी, बट मुझे याद था कि मम्मी जो है दाल में पानी डालती थी ताकि थोड़ा क्वांटिटी बढ़ जाए। स्कूल का फीस देने के लिए पैसा नहीं था। सो ऑब्वियसली उस स्टेट में कन्फ्यूजन ज़्यादा था। सो लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे सारी ही चीज़ वर्क नहीं हो रही थी, एंड फाइनली मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चला गया कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। और वहाँ से मेरी जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्पावरिंग अदर्स शुरू हुआ। और वो आगे बढ़ते बढ़ते ये ख्याल आया कि मुझे किताब भी लिखना है, लोगों को एम्पावर भी करना है, और वहाँ से ये शुरू हुआ। सो टू आंसर, डेफिनेटली बचपन में ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं था, लेकिन आज अगर मैं पास्ट को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ इतनी खूबसूरत तरीके से स्क्रिप्ट हुई है लाइफ में ताकि ये काम मैं नेचुरली कर पाऊँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लाइफ में जो चैलेंजेस हुए, क्योंकि उस चैलेंजेस के बगैर ये शायद नहीं होता। जी, तो हरीश जी, आपने किताब लिखी है ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स। तो ऐसा क्या ट्रिगर किया आपको जो आपने अपनी जो इनसाइट्स थी उसने उनको इन किताब में उतार दिया? ट्रिगर शब्द सुनते से ही सबसे पहला तो वो गन वाला ट्रिगर सबको आता है। क्या होता है कि लाइफ में एपिसोड्स, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, लोग भी हमें ट्रिगर कर जाते हैं। और ट्रिगर एक न्यूट्रल वर्ड है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो थेरेपी लेते वक्त मुझे एक ख्याल डेफिनेटली आया कि अगर मेरी खुद की ज़िंदगी अगर ये थेरेपी से बदल सकती है, मुझे यही काम लोगों के लिए करना है। सो ट्रिगर पॉइंट ये था कि मैंने ये डिसीजन लिया था कि आगे जब तक जान है, जब तक लाइफ है, जब तक सांस है, मुझे लोगों को एम्पावर करना है। और ये ट्रिगर पॉइंट था कि मुझे मोटिवेशनल ट्रेनिंग करना है, मुझे किताबें लिखनी है, मुझे पॉडकास्ट करनी है। एट द एंड ऑफ द डे इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ यही है कि लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। और कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसे एक्सपीरियंसेस में है जहाँ पे वो खुद की पोटेंशियल को भूल चुका हो, अगर मैं एक कैटलिस्ट बन के उसके लाइफ में एक ट्रिगर लेके आ पाऊँ ताकि वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाए, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था ये किताब लिखने के लिए, ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स। वाह, इतना अच्छा आपका ट्रिगर पॉइंट था। मैं कहना चाहूँगी कि वाकई में इस तरह से अगर हम सभी सोचने लग जाएं, छोटी छोटी चीज़ जो हमें लगता है कि हमारे लिए काम कर रही है, हो सकता है किसी और के लिए भी काम करे। अगर हम इसी सोच के साथ बढ़ें तो हो सकता है ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी जैसे आप सुधार रहे हैं, आप संवार रहे हैं, और भी हम सभी कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी किताब में ट्रिगर जो है, ट्रिगर्स 30 ट्रिगर्स आपने मेंशन किए हुए हैं। तो उनमें से मैं कुछ 1-2 ट्रिगर्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। 1-2 से ज़्यादा भी हों तो भी चलेगा, लेकिन हम वो जानना चाहेंगे जो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो युवा हैं
उनको जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं, उनको ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं, उन ट्रिगर्स से वो इंसाइट्स कैसे निकालें और अपने जीवन में सक्सेसफुल कैसे हों? इसका जवाब देने के पहले आपने एक इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया था, भाग दौड़ की ज़िंदगी। जी। तो मैं सबसे पहले सबको यही बोलना चाहूँगा कि ये विश्वास करना बंद करें कि ये ज़िंदगी भाग दौड़ है। भागना भी है, दौड़ना भी है, लेकिन वो रेस में नहीं जाना है। भागना दौड़ना है, सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए दौड़ना है। तो सबसे पहले जो वो चीज़ है। और ट्रिगर्स एंड इंसाइट्स अगर हम देखें, ये मेरे लिखे हुए कोट्स हैं। तो मैंने 300 कोट्स लिखे हुए हैं, जिसमें से ये 30 मैंने पिकअप किया है फिलहाल, और उनको एक्सपैंड किया है बुक में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट कोट देखें, फर्स्ट कोट है, गेटिंग एंग्री इज नॉट रॉन्ग बट रिमेनिंग एंग्री इज। सो इसका मतलब यही है कि गुस्सा करना या गुस्सा होना इज ओके, ये हर किसी के लाइफ में होता है। और गुस्सा भी एक प्राइम इमोशन है। अगर आप छोटे बच्चे को भी अगर देखोगे, वो गुस्सा जरूर दिखाता है, रो के चिल्ला के। तो कुछ लोग बोलते हैं गुस्सा मत करने, गुस्सा भी एक प्राइम इमोशन है। तो कई बार हमेशा पॉजिटिव रहना, गुस्सा मत करना, ये इटसेल्फ प्रेशर डालता है लोगों के दिमाग में। तो गुस्सा करना इज ओके। कई बार ऐसे इवेंट्स एपिसोड आएंगे जहां पे गुस्सा आएगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन गुस्से में रहना, उस गुस्से को बार बार ट्रिगर करना, ये एक डेंजरस चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पानी की बॉटल है अंशिका जी, अगर आपको ये बोलूं कि ये पानी का बॉटल का अगर आप स्ट्रेट पकड़िए, एकदम स्ट्रेट, क्या ये प्रॉब्लम है? पकड़ सकते हो? पकड़ सकते हो जी। तो पकड़े रखिए थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे रख के हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी, इसको बहुत देर तक पकड़ना प्रॉब्लम है। सो स्टार्टिंग में इसको पकड़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन कुछ सेकंड्स जब बीतेंगे, कुछ मिनट जब बीतेगी, तो ये बहुत दर्द करना शुरू करता है। जी। और ये सिर्फ कुछ मिनटों की बात है। और कई लोग हैं जो ऐसे जो बर्डन चीजें हैं, 5 साल, 6 साल, 18 साल तक इसको पकड़ के रखे। एक बुद्धा का कोट है, बुद्धा जी का कोट है, दैट गेटिंग एंग्री एट एनीवन इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। सो जब आप किसी और पे गुस्सा करते हो, एक्चुअली प्रॉब्लम आप ही को होता है। तो गुस्सा करना इज ओके, बट गुस्सा पकड़ के रखना इज एक्सट्रीमली डेंजरस। सो जो लोग पास्ट को पकड़ के रखते हैं, वो गुस्सा अपने अंदर दबा के रखते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि आप ही का गुस्सा आप ही के तबीयत को खराब करता है। इनफैक्ट आज साइंस और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 99% ऑफ डिजीजेस जो है, ये साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मीन्स ये स्ट्रेस रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल है। सो गुस्सा करना, गुस्से को होल्ड करना, जेलसी को होल्ड करना, स्ट्रेस को होल्ड करना, ये इमीडिएटली तबीयत पे इम्पैक्ट करता है। फिर आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सरप्राइजिंग भी नहीं है। इसीलिए गेटिंग एंग्री इज ओके, रिमेनिंग इज एब्सोल्युटली डेंजरस। सो ऑफ कोर्स ये बुक में और डिटेल दिया है, इसीलिए ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स है। तो ये जब इनसाइट आपको मिलता है कि गुस्से को पकड़ के रखना आप ही को हानिकारक होने वाला है, तो आप इस चीज का करेंगे क्या, इज समथिंग जो बुक में एक्सप्रेस भी किया है। अगर एक और कोट अगर मैं लूं, वो है, नो टारगेट ऑन इट्स ओन इज इजी और डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, द टारगेट लुक्स इजी और डिफिकल्ट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कॉर्पोरेट लीडर हो या कोई भी हो, कि कोई भी टारगेट अपने आप में आसान या मुश्किल नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, अंशिका जी यहाँ पे एक टेबल है, अगर मैं आपको बोलूं एक झटके में इस टेबल को अपने हाथ से तोड़िए, आप क्या बोलेंगे? आसान है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है? ये फिलहाल क्या है? फिलहाल तो इम्पॉसिबल है। मेरे लिए भी फिलहाल जो है ये इम्पॉसिबल है। जी। लेकिन हम यही क्वेश्चन अगर एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को पूछें, जी, वो शायद बोलेगा ये आसान है, इतना आसान है कि थोड़ा मोटा लेके आओ, बिकॉज ये बहुत आसान है, विच मीन्स इसको तोड़ना ना आसान है ना मुश्किल, इट डिपेंड्स ऑन आप किस स्टेट पे हो। बहुत बार क्या होता है, लोग टारगेट को जज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं साल में 1 करोड़ कमाना, आसान है कि मुश्किल? अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट पे हो इस वक्त, जी, राइट? कुछ लोगों के लिए ये एक लाइफ टाइम में इम्पॉसिबल टारगेट है 1 करोड़ कमाना, कुछ लोगों के लिए मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए आसान है, और कुछ लोग बोलेंगे कि 1 करोड़ के लिए मुझे बात भी नहीं करनी है क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट है कि मुझे वक्त जाया बिल्कुल नहीं करना 1 करोड़ के लिए, विच मीन्स 1 करोड़ कमाना इज नाइदर इजी नॉट डिफिकल्ट। सो भले ही वो बिजनेस टारगेट हो, लाइफ टारगेट हो, कॉर्पोरेट टारगेट हो,
जब टारगेट्स हमारे पास आती है, टारगेट्स को जज करने के बजाय अगर हम खुद से ये पूछें कि मुझ में क्या बदलाव आनी चाहिए, मेरी सोच में क्या बदलाव आनी चाहिए, मेरे विश्वास में, मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या बदलाव आनी चाहिए, मेरे हैबिट्स में, मेरे प्रैक्टिसेस में क्या बदलाव आनी चाहिए, ताकि यही जो टारगेट जो इम्पॉसिबल लगती है वो अब पॉसिबल हो जाए, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। एंड दैट इज व्हाई नो टारगेट ऑन इट्स ओन इज इजी और डिफिकल्ट। ये न्यूट्रल है, ये डिपेंड करता है कि आप किस डायमेंशन से, किस लेंस से उस टारगेट्स को व्यू कर रहे हो। एक और कोट है जो बोलता है कि नेवर गेट एंग्री और इरिटेटेड एट एनीबॉडी हु एक्चुअली डजंट थिंक लाइक यू। गेटिंग एंग्री एट अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ दैट गेट क्यूरियस। इसका क्या मतलब है? कई बार हम इग्नोरेंटली कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे यार वो छोटी छोटी बात के लिए अपसेट हो जाता है, यार मेरा बॉस बेकार में चिल्ला रहा है, यार मेरी स्पाउस जो है आजकल बहुत छोटी छोटी बातों के लिए अपसेट हो रही है। लोग जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि जब हम बोलते हैं कि छोटी छोटी बात के लिए कोई रो रहा है, वो छोटी बात आपके लिए है। अगर सामने वाला रो रहा है या रो रही है, उस इंसान के लिए वो बात बहुत बड़ी है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना है या रिलेशनशिप को बढ़ाना है या बेहतर करना है, आपको उस इंसान को और जानना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई लोग जब अपसेट होते हैं, लोग जब इरिटेट होते हैं, लोग जब गुस्सा करते हैं, rather than getting angry or irritated, get curious, because आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंसान के बारे में जो आपको मौका देता है उस इंसान को और जानने के लिए। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल है, वो आपको क्लियरली ये बताएगा कि सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर्स को कितने अच्छी तरह से जानते हो। बिकॉज जितना आप कस्टमर्स को जान सकते हो, आप उतना ही बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को दे सकते हो। बिल्कुल। घर पे भी अगर हम कई बार बोलने के लिए बोलते हैं कि हमारे इंटरनल कस्टमर्स हैं और एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, तो इसको गलत तरीके से मत लीजिए। अगर घर के भी मेंबर्स हम देखें, ये भी हमारे इंटरनल क्लाइंट्स ही हुए। बस कोई स्पाउस है, कोई बच्चा है, कोई पेरेंट्स है। तो अगर मुझे वो रिश्ता को अगर बनाना है और बेहतर करना है, मुझे उस इंसान को और जानना पड़ेगा। और इसीलिए कोई और मेरे जैसे अगर नहीं सोचे, इरिटेट होने के बजाय, अपसेट होने के बजाय, अगर मैं उस इंसान को और जानने में इंटरेस्ट रखूं, मेरा रिलेशनशिप उस इंसान के साथ और बेहतर हो सकता है। ऑफ कोर्स ऐसे और 27 अलग अलग कोट्स हैं जी। और इफ एवरीथिंग गोज फाइन, आई एम श्योर ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 भी आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 350 कोट्स लिखे हुए हैं मैंने। बट ट्रिगर्स एंड इनसाइट्स प्रिडोमिनेंटली यही है कि जब आप ये कोट पढ़ो, आपके मन में एक ट्रिगर नेचुरली हो जाएगा और उस ट्रिगर के साथ आपको इनसाइट्स दिया जाता है, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने लाइफ के बारे में सोचने के लिए और अपने लाइफ को और बेहतर करने के लिए। सर, जो आपने बताया हमें किस तरह से कि जो ट्रिगर्स हैं और इनके इंसाइट्स को समझना कितना ज़रूरी है, इसके साथ ही आपने शुरू में एक बोला कि हमें गुस्से को होल्ड नहीं करना है, जेलसी को होल्ड नहीं करना है, तो इसको लेट गो करने के लिए आपसे जानना चाहूँगी, इसको लेट गो कैसे करें? आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग एडवाइस शायद सुना होगा लाइफ में जी, कि फॉरगेट द पास्ट। ये एडवाइस आपको किसी ने दिया है लाइफ में? आई एम श्योर आपने किसी और को भी दिया होगा, या यू नो, और मेरे मम्मी पापा ने भी दिया है, मेरे टीचर्स ने दिया है, यू नो, फॉरगेट द पास्ट। और मैं हर इंसान को यही बोलता हूँ कि आप पास्ट को भूल नहीं सकते हो। इनफैक्ट पास्ट को आप तब भूल सकते हो जब आपको कोई मेमोरी लॉस हो, आपको कोई ब्रेन डिजीज हो, आपको अल्जाइमर्स हो, पार्किंसंस हो, या ऐसा कोई इशू हो जाए, तो आप पास्ट को भूल सकते हो। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ पास्ट को भूल जा वाला एडवाइस ही गलत है, बिकॉज आप पास्ट को भूल नहीं सकते। और स्पिरिचुअली पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए आप पास्ट को भूल नहीं सकते हो। लेकिन लेटिंग गो ऑफ द पास्ट जो है इज वेरी डिफरेंट देन फॉरगेटिंग द पास्ट। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट मीन्स आपको पास्ट बहुत क्लियरली याद है, लेकिन वो पास्ट अगर नेगेटिव है, वो आपके प्रेजेंट बिहेवियर को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, आपको रोक नहीं रहा है, आपको खींच नहीं रहा है पीछे, ताकि आप और आगे बढ़ पाओ। और लेटिंग गो ऑफ द पास्ट तब हो सकता है, इसका 3 स्टेप प्रोसेस है।
राइट और इसको और एलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं थेरेपी भी करता हूँ लेटिंग गो ऑफ द पास्ट के लिए। बट अगर एक इंटरव्यू में अगर मैं एक जवाब देना चाहूँ, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट का सबसे पहला स्टेप है लर्न फ्रॉम द पास्ट। लर्निंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं लोगों को बोलता हूं लर्न फ्रॉम द पास्ट, कई सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं लर्निंग और कंक्लूजन के बीच में। एक चीज बहुत जरूरी है कि हर इवेंट पे कंक्लूजन जो है वो नेचुरली होगा। लर्निंग जो है वो हमें करना पड़ता है, हमें लर्निंग लानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी के साथ पार्टनर किया, बिजनेस हो या किसी चीज पे, और उस पार्टनर ने अगर आपको चीट किया, और अगर मैं इस इंसान से पूछूं व्हाट डिड यू लर्न, इससे आपने क्या सीखा, और अगर वो इंसान ये बोलता है कि मैंने एक चीज सीखा है और वो ये है लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलता हूं कि ये सीख नहीं है, ये कंक्लूजन है। बिकॉज लर्निंग जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जो आप इंप्लीमेंट कर पाओ और आपका फ्यूचर जो है पास्ट से बेहतर हो, उसको लर्निंग बोलते हैं। इसीलिए पास्ट में अगर कोई भी चीज खराब हुआ हो उससे आपको सीखनी चाहिए। दैट इज स्टेप नंबर 1। आप इससे क्या सीख सकते हो और वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड, सिर्फ सीखने से लेटिंग गो नहीं होता है, वो जो सीख है उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलते हैं मैंने सीख लिया, उतना काफी नहीं है। सिर्फ सीखने से लेटिंग गो नहीं होगा, वो सीख को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड वो इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होने तक यू कैन नॉट लेट गो ऑफ द पास्ट। इसीलिए फर्स्ट सीखना पड़ेगा, सेकंड इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, एंड थर्ड इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेम एग्जाम्पल ले लूं कि मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप की और उस पार्टनर ने मुझे चीट किया, तो मुझे उससे सीखनी पड़ेगी, उस सीख को एक और जगह पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। और जब वो इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होगा तब मैं पास्ट में देख के मुस्कुरा पाऊंगा कि यार मेरा एक दोस्त ने मुझे चीट किया था, लेकिन उससे मैंने जो सीखा, आई एम नाउ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल उसकी वजह से। सो थैंक यू टू माई फ्रेंड जिसने चीट भी किया। अब आई कैन लेट गो ऑफ द पास्ट। नहीं तो मेरा बार बार माइंड में वही ख्याल आएगा कि मुझे आज भी याद है कि मेरा दोस्त ने मुझे चीट किया, क्योंकि मैंने उससे सीखा ही नहीं और मैं उस गुस्से को पकड़ के रखा हूं। एंड दैट इज व्हाई ये 3 स्टेप्स किसी भी टाइप ऑफ लाइफ इवेंट में अगर लोगों ने इंप्लीमेंट किया और सक्सेस पाते हैं, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट बहुत ईजी है। और इससे पास्ट भुलाने की जो इच्छा है जी, ये आपके मन से निकल जाती है। जो सीखते नहीं है उनके पास यही है। मेरे पास कितने लोग क्लाइंट आके बोलते हैं हरीश जी टारगेट यही है कि मुझे पास्ट को भुलाना है और मैं उनको बैड न्यूज यही देता हूं कि पास्ट तो भुला आप नहीं पाओगे। बट गुड न्यूज ये है कि आपके पास्ट में जो हुआ है उसके पीछे वजह है, उस वजह को समझ के सीख के इंप्लीमेंट करोगे, आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर को और बेहतर कर सकता है। जी, तो हरीश जी आपने इतनी अच्छी लर्निंग ही हम सभी को दे दी कि हमें पास्ट को भुलाना नहीं है, हमें उसे लेट गो करना है, और लेट गो कैसे करना है ये भी आपने बता दिया। तो यहाँ पर मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम बात आती है पास्ट को भुलाने की या गुस्सा पकड़ के बैठने की, तो जब हमारा दिमाग परेशान होता है, हम परेशान होते हैं, तब हम इन चीज़ों को पकड़ के बैठ पाते हैं। हमारा दिमाग वहीं चल रहा है, हम शांत नहीं कर पाते अपने थॉट्स को। तो यहाँ पर मेडिटेशन कितना कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि हम सब बात करते हैं मेडिटेशन की, हमारा फोकस ही है कि हम मेडिटेशन करें जिससे कि हमारे थॉट्स काम हों और हम लोग सुकून से रह सकें। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर मेडिटेशन कैसे काम कर सकता है, इसके बारे में बताएं। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो 1000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन है, बिल्कुल लाखों से ज्यादा मेडिटेशन टीचर्स हैं। हर किसी का एक वर्जन होगा। मेडिटेशन क्या है, इससे क्या फायदा है, किस किस टाइप के मेडिटेशंस हैं, आईज क्लोज्ड है, आईज ओपन है। मेडिटेशंस हजारों तरीके के हैं। बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मेडिटेशन ये सोच के करते हैं कि ये एक प्रॉब्लम फिक्स करेगा, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं मेडिटेशन को एक मेडिसिन की तरह मत लीजिएगा। मेडिटेशन जो है आपकी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, ताकि आगे चल के आप जो ये बार बार इरिटेशन में आते हो या स्ट्रेस हो जाते हो, ये कम होता जाएगा। बिकॉज आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपको और माइंडफुल बनाती है, आपको और अवेयर बना देती है।
बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं मेडिटेशन करना चाहूँगा, उस टाइम पे मेडिटेशन होगा भी नहीं। इसीलिए मेडिटेशन एक प्रॉब्लम फिक्सिंग टेक्निक नहीं है, ये एक खाने की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ खाना खा लो पेट दुखना चला जाएगा, या खाना खा लो बुखार चला जाएगा, नहीं। आप सही खाना खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, और आपके पास हेल्थ इश्यूज आएंगे कम या नहीं आएंगे। सो मेडिटेशन करने से डेफिनेटली आपका माइंड शांत होगा, आप और अवेयर हो जाओगे, आपको एक्चुअली दिख जाएगा कि आपका खुद का इशू किधर है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, वो एक ऑटो पायलट, आपने जो शब्द यूज किया भागदौड़, जी जी, उस भागदौड़ में रहते हैं। और ये भागदौड़ की जिंदगी का प्रॉब्लम क्या है, ये एक ड्राइव करने के जैसे है। कोई इंसान लॉन्ग ड्राइव करना चाह रहा है और स्पीड में करना चाह रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे डीजल या पेट्रोल भरने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टेंस कवर करनी है। और मैं उस इंसान को यही बोलता हूं कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको ब्रेक्स लेनी पड़ेगी, आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। जी, विदाउट फ्यूल कैसे जा पाएंगे? एब्सोल्युटली। सो जो लोग भागम दौड़ी, बहुत लोगों का क्या होता है, सुबह उठते से ही भागम दौड़ी शुरू होता है, फिर ट्रैफिक में रहते हैं, फिर घर आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं वापस, इन शॉर्ट भागम दौड़ी। मेडिटेशन इज लाइक आपने एक ब्रेक ले लिया, आपने एक पॉज ले लिया, अब आप रिफ्यूल कर रहे हो खुद को, आप आराम से देख रहे हो कि आप कहाँ भागदौड़ कर रहे हो, भागदौड़ की जरूरत है कि नहीं है, प्लस आप खुद को रिजुवनेट कर रहे हो, और जब आप वापस ट्रैक पे आते हो अब आप एंजॉय कर पाते हो। सो मेडिटेशन डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है, आपकी इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ा सकता है। इन शॉर्ट एक होलिस्टिक टेक्निक है, बट मैं लोगों को यही बोलूंगा कि एक प्रॉब्लम फिक्सिंग की तरह मेडिटेशन को मत देखिएगा, ये एक लाइफस्टाइल के जैसा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे कब तक मेडिटेशन करना है, और मेरा क्वेश्चन है कि आप कब तक खाना खाओगे लाइफ तो आप कब तक सांस लोगे लाइफ में? बिल्कुल, आखिरी सांस तक। जिंदा हूं तब तक सांस लूंगा, जिंदा हूं तब तक खाना खाऊंगा, तो आइडियली जिंदा हूं तब तक मेडिटेशन करूंगा। जब तक ये नहीं बने, लोगों को मेडिटेशन का पावर महसूस नहीं होगा, फिर एक टेक्निक की तरह ही करते रहेंगे। जैसे कुछ लोग शीर्षासन करके सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, आई एम एबल टू डू इट, बहुत अच्छी बात है, एक प्राइड भी है कि मैं कर पाता हूं, बट उससे क्या हो रहा है? साइंटिफिकली ब्लड सर्कुलेशन आ रही है, आपका क्राउन चक्रा खुल रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा खुल रहा है, उससे और क्या हो रहा है? अगर आप उस चीज को होलिस्टिकली नहीं देखोगे तो आप एक लिमिटेड तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड दैट्स व्हाई मेडिटेशन की जो क्षमता है इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रेस निकल गया या इमोशंस बेहतर हो गए, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल पाथ में आपको लेके जा सकता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको दे सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। इस इंटेंट और मोटिवेशन के साथ अगर आप मेडिटेशन शुरू करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा। वाकई आपने जिस तरह से समझाया कि मेडिटेशन कितना ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है, तो जब तक हम खाना खाना है हमें, जब तक हमें सांस लेनी है आखिरी सांस तक, हमें तब तक मेडिटेशन करना है, जिससे कि हमें अपनी ये जो ज़िंदगी है इसको हम बेटर क्वालिटी के साथ जी पाएँ, इसको अच्छी तरह से जी पाएँ। Absolutely. तो हरीश जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे आपकी बुक के बारे में, ट्रिगर्स और इनसाइट्स के बारे में, इसके बारे में आपने बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसके अलावा और कोई बुक्स हैं अपकमिंग जो हमें हमारे व्यूअर्स के लिए और भी ज़्यादा हेल्प करें? हाँ जी, इनफैक्ट एक तो ऑलरेडी रेडी है, बट वो एक ऑनलाइन फॉर्मेट मेरे कोर्स के साथ जाएगा, और उस बुक का नाम है लूज टू विन, और लूज टू विन है ऑन स्पिरिचुअल वेट लॉस। हाउ डू यू लूज, सिर्फ बॉडी एक्सेस वेट नहीं, बट आपका स्ट्रेस भी, आपका टेंशन भी, आपका फियर भी, सो हाउ डू यू लूज टू विन, सो वो आ जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट बुक इन द पाइपलाइन जो है इज ब्लूप्रिंट, जो है पूरे बिलीफ सिस्टम पे। और एक और बुक प्लान्ड है जो काफ़ी अटैचमेंट है मेरी उस बुक के साथ, उस बुक का नाम है तथास्तु। और ये तथास्तु शब्द आते से ही ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में यही आता है कि ऋषि मुनि योगी जो आपको आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। इन शॉर्ट एक ऐसा स्टेट में रहना जहां पे आप ब्लेस्ड फील करो। सो तथास्तु जो बुक आने वाली है, दैट इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आप लाइफ में दी बेस्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस को आप मैनिफेस्ट कैसे कर पाएं, ये उसके बारे में है।
ओके, तो जैसा भी आपने ज़िक्र किया, आपकी जो बुक आ रही है तथास्तु, हम इसको डेफ़िनेटली पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी समझना चाहूँगी, आपने बताया मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। अभी मैनिफेस्टेशन के ऊपर हर कोई बात कर रहा है, हम हाँ जहाँ जी। देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बेकार की चीज़ें हैं, इससे काम नहीं होता, आपको मेहनत करनी होगी तब आप कोई चीज़ अचीव कर पाएँगे। हुँ। तो क्या इसके क्या कौन से पॉइंट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है अपने आप में एक साइंस है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ही ने कवर किया और आप ये बोल के कवर किया कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये एक साइंस है। क्या होता है कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, वो इस तरीके से बताए जाते हैं, लगता है कि ये जादू की दुनिया है। जी। इट इज ऑल अबाउट मैजिक, इट इज ऑल अबाउट मिरेकल। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मैजिक इज ओनली मैजिक व्हेन यू डोंट नो द हाउ एंड व्हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी कोई मैजिक शो आपने देखा है, जी, जी, अब वो मैजिक क्यों है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किया कैसे मैजिशियन ने। जी। बट उस मैजिशियन के लिए वो मैजिक नहीं है। अगर आप वो मैजिशियन यहाँ से एक बर्ड लेके आता है, कबूतर लेके आता है, ऐसा करता है, गायब होता है और आपके शोल्डर पे आता है, वो एक मैजिशियन के लिए मैजिक नहीं है। मैजिशियन के लिए वो एक स्किल है, एक आर्ट है, एक टेक्निक है, और उसने इस तरीके से उस चीज को प्रैक्टिस किया है कि लोगों को वो मैजिकल लगता है। सो मैनिफेस्टेशन जो है एक टेक्निक है, एक साइंस है। आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसका जो रिजल्ट है वो लोगों को एक मिरेकल जैसा लगती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कमेंट करते देखा है कि इससे कुछ नहीं होता है, मेहनत करो उससे सक्सेस आएगा। जी, जी। इन लोगों को ये नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन के स्टेट में आने के लिए जो मेहनत लगती है वो बहुत हाई लेवल ऑफ मेहनत है। फॉर एग्जाम्पल, मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है इमोशंस को मैनेज करना। आप लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हो, आपके लाइफ में जो होता है, वो आपके इमोशंस के बेसिस पे होता है, ना कि जो आप चाहते हो। लाइक चाहने में तो कोई गलत नहीं है, लोगों के पास लंबी लंबी लिस्ट भी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मांगना गलत भी नहीं है। लेकिन आप जो लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन साइंस जो है आपके इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। सो अगर मैं नॉर्मली ऑन अ डे टू डे बेसिस बोरिंग स्टेट में रहता हूँ, इरिटेशन स्टेट में रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, तो मैं वो ही अट्रैक्ट करूंगा लाइफ में, और ये मैनिफेस्टेशन का फंडामेंटल है। एंड दैट इज व्हाई आप जो लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो डिपेंड्स ऑन योर इमोशंस। अब सोचिए, मैनिफेस्टेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपके इमोशंस को मैनेज करना। अब ये सोचिए इसमें मेहनत लगेगा कि नहीं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में सिखाया जाता है, ना एमबीएज में एकदम हार्डकोर है। और इनफैक्ट ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं बोलता हूं कि ये स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि इमोशंस को कैसे मैनेज करें। बिकॉज एक बार आपकी इमोशंस अगर आपको मैनेज करने आ गया, गुस्सा हो गया बट आप उसको ट्रांसेंड कर देते हो इनटू हैप्पीनेस। आपको बोरिंग लग रहा है, आप एक्साइटमेंट की तरफ चले जाते हो। आपको सैड लग रहा है, आप उसको चेंज कर पाते हो। आपको लो एनर्जी लग रही है, आपको 5 सेकेंड्स में आप हाई एनर्जी लेके आ पाते हो। और ऐसे टेक्निक्स हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, हील कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो जो लोग एक्चुअली बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन को मत करो, मेहनत करो, उनको ये नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन में भी मेहनत है। बट इट इज लाइक ड्राइविंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। जब आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करने बैठते हो, ये बहुत मुश्किल टास्क है, बिकॉज आपको क्या क्या करना पड़ता है। और बहुत लोग उस टाइम पे उनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है, कई लोगों को लगता है मुझसे नहीं होगा, और जब मुझसे नहीं होगा तो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ये किसी से भी नहीं होगा, ये साइंस ही बकवास है। और मैं उनको बोलता हूं कि थोड़ा डेडिकेशन के साथ ट्राई करके देखिए। और लाइक ड्राइविंग, लाइक स्विमिंग, लाइक साइकिलिंग, रेगुलर प्रैक्टिस से वो इतनी एफर्टलेसली होने लग जाती है कि फिर मैनिफेस्टेशन एक मिरेकल के जैसे लगती है। बट इट इज एक्चुअली, आपने सही कहा, इट इज अ साइंस। तो कुछ टेक्निक्स आप ऐसा बता सकते हैं कि जो हमें इतना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लेकिन स्टिल मैनिफेस्टेशन वर्क कर जाए, हो पाए हमसे? सी मेहनत के बगैर मुश्किल ही चीज है, लेकिन जब आप उस चीज को एंजॉय करने लगते हो, वो मेहनत नहीं लगती है। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो, जैसे कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं
किसी ने उनको बोला 108 बार कीजिए या 100 जी। बार कीजिए, 101 बार कीजिए। अब वो करते करते टाइम भी देखते हैं कि लेट हो रहा है, मुझे करना है। अब इसमें ज्यादा रिजल्ट आएगा नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा क्योंकि विश्वास है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आप उसको एंजॉय करते हो, आप कर रहे हो मेहनत, लेकिन वो मेहनत जैसे लगती नहीं है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग बोलते हैं कि इमोशंस को बदलना, बिलीफ को बदलना बहुत मुश्किल है, और मेरा सिर्फ आंसर यही है कि कोई भी चीज लाइफ में मुश्किल है जब तक आपको पता नहीं है इसको करना कैसे है। जिस दिन आपने कुछ सीख लिया वही चीज आसान भी बन जाती है। तो एक चीज डेफिनेटली मैं सबके लिए बताना चाहूंगा मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, कि सुबह जब आपकी आंख खुलती है और रात को सोने के पहले जब आपको हल्का सा जो नींद आता है, इस स्टेट को हम नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट बोलते हैं, क्योंकि आप उस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहते हो, और उस टाइम पे जो आप देखते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपका मैनिफेस्टेशन का हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए जब आपने नोटिस किया रहेगा, सुबह जब आपकी आंख खुलती है, आप कंप्लीटली अवेक नहीं रहते हो, कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं रहते हो, बट आप नींद में भी नहीं रहते हो, विच मीन्स आप नाइदर कॉन्शियस स्टेट में हो नॉर आप अनकॉन्शियस स्टेट में हो। इसीलिए उस स्टेट को बोलते हैं सब कॉन्शियस। सो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन लाइफ में वर्क करनी है, अगर आपको लाइफ का कोई भी एरिया को बदलना है, तो मैं लोगों को बोलता हूं आप ये स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट और सोने के पहले 5 से 10 मिनट को अपने कंट्रोल में लाना शुरू कीजिए। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि आंख खुलते से आपकी क्या सोच है? जैसे बहुत सारे लोगों का सोच यही रहता है कि रात इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, अभी अभी तो सोया था, उठ के काम पे जाना है। उनको ये नहीं दिमाग में आता है कि जब आप सोच रहे हो कि मुझे काम पे जाना है, करोड़ों लोग ये भी सोच रहे हैं कि मुझे आज काम मिलेगा क्या। सो कैन आई गेट अप विद ग्रैटिट्यूड? क्या मैं ये सोच सकता हूं कि सुबह आंख खुलते से कि टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, और जो मुझे लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, क्या मैं उस चीज को रिपीट कर सकता हूं इन द मॉर्निंग? सिमिलरली सोने के पहले आप अगेन एक हिप्नोटिक स्टेट में हो, आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, अगर उस चीज को अगर आप बदल दो, आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाए लगती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोने के पहले क्राइम पेट्रोल देख के सोओगे, तो आपके सपने में भी क्राइम रिलेटेड चीजें आएंगी, और आपका बिलीफ में, आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ तो डर का माहौल रहेगा ही, बिकॉज आप खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हो, और वही आप मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में। बिल्कुल। सो सोने के पहले अगर आप कोई इंस्पायरिंग चीज देख लो, या कोई ऐसा चीज जिससे आप हंस सको, बिकॉज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि पीपल लुक द मोस्ट ब्यूटिफुल व्हेन दे स्माइल, बिकॉज जब आप मुस्कुराते हो, जब आप हंसते हो, आपके अंदर केमिकल्स एनहांस होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन। इन शॉर्ट, आप एक ऐसा स्टेट क्रिएट करते हो जिसको मैं तथास्तु स्टेट बोलता हूं, जिसको मैं बोलता हूं ये ऐसा स्टेट है जहां पे आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत फास्ट हो सकती है। तो अगर ये क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सिंपल टेक्निक है, मैं बोलूंगा शुरू यहां से कर सकते हैं। सुबह के कुछ मिनट, सोने के पहले कुछ मिनट अगर लोग बदल सकते हैं, और इसी वजह से हजारों सालों से ये एडवाइस दिया गया है कि सोने के पहले, उठने के बाद भगवान का नाम लो। ये एक रिलीजियस एडवाइस था, बट इसके पीछे साइंस ये है कि सोने के पहले, उठने के बाद आप एक हिप्नोटिक स्टेट में हो, आपका मैनिफेस्टेशन बदल सकता है। तो अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स को इस टाइम पे बदल के देखिए। मैं ये बोलता हूं, बड़ा शब्द है, बड़ा स्टेटमेंट है, 30 दिनों के अंदर आपको बढ़िया रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स सुबह पॉजिटिव, रात को पॉजिटिव, पूरा दिन नेगेटिव नहीं चलेगा। इसलिए पूरा दिन के इमोशंस को भी हमें कहीं ना कहीं, परफेक्शन की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना चाहिए। जी, तो हरीश जी, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और अब वक्त हो चला है इस एपिसोड को विराम देने का। तो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप ऑथर हैं, तो आपका जानना चाहूँगी कि आपका क्या सीक्रेट है कि आप मतलब कंटिन्यूसली लिख रहे हैं। आपने बताया कि आपकी बुक्स आने वाली हैं, तो बहुत से लोगों का ये रहता है कि एक ऑथर बनने के लिए लकी होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका रहता है कि मैं तो लकी नहीं हूँ, तो मैं नहीं लिख पाऊँगा ये, या मैं नहीं लिख पाऊँगी किताब। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, कौन से ऐसे सीक्रेट शेयर करना चाहेंगे जिससे कि वो लोग भी लकी फील करें कि हाँ, मैं लकी हूँ और मैं लिख सकता हूँ? सबसे पहला तो मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि जब ऑथर बनने की जर्नी जब मैंने शुरू की थी, वो एक ईगो बेस्ड स्टार्ट था।
मेरा मन में यही था कि ऑथर बन जाऊं, प्रोफाइल में ऑथर आ जाएगा, थोड़ा और प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब तक मेरे दिमाग में वो था, मेरी बुक कभी फिनिश ही नहीं हुई। कुछ ना कुछ तो अड़चन आता ही था। और मैंने एक चीज फिर सीखा कि स्पिरिचुअल पाथ में जो लोग होते हैं, उनको प्रिडोमिनेंटली लोगों को कैसे एम्पावर करें, लोगों का सोच कैसे बदलें, ये दिमाग में रख के अगर हर चीज करेंगे, सक्सेसफुल होना ही है। तो मैंने ये ऑथर बनने का टाइटल से निकाल के मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कैसे करूं ताकि मेरे बुक के थ्रू भी लोगों का लाइफ बदल पाए। जब क्लैरिटी आई तो बुक लिखना आसान हो गया, बुक फिनिश भी हो गया, बुक पब्लिश भी हो गया और बुक्स आ भी गए। बट लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑथर बनना है, मैं तो यही बताऊंगा कि अगर आपको ऑथर बनना है, लकी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लक आता नहीं है, लक बनाना पड़ता है। इन द सेंस, लक एक ऐसा शब्द है जो इग्नोरेंट लोग ही यूज करते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि क्यों चीजें हो रही है, वो लोग ये शब्द का यूज करते हैं जिसका नाम है लक। चीजें बढ़िया चल रही है, आपको पता नहीं क्यों, गुड लक चल रहा है। चीजें खराब हो रही है, आपको पता नहीं क्यों, बैड लक चल रहा है। इसीलिए डेस्टिनी भी आपको बनानी पड़ती है, नसीब जो है आपको बनानी पड़ती है। जब तक आप क्लियर हो कि जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, इससे लोगों का लाइफ बदलेगा या लोगों को सोचने के लिए मौका मिलेगा, या अगर आपका बुक इवन एंटरटेनिंग है, आप क्लियर हो कि मेरे बुक के थ्रू लोगों को सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगा, आप डेफिनेटली सक्सीड होएंगे। और ये कोई नसीब का बात नहीं है, ये डेडिकेशन की बात है, विलिंगनेस की बात है, इंटेंट की बात है, और ये बिलीफ का बात है। बिलीफ का बात है कि मैं लिख सकता हूं, भले ही कितनी भी बार गलती हो, कितनी भी बार अड़चन आए, मैं लिख सकता हूं। हमेशा याद रखना, टिल द टाइम यू बिलीव, यू विल नेवर स्टॉप ट्राइंग। सो बिलीफ जो है, विश्वास जो है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो ऑथर तो डेफिनेटली कोई भी बन सकता है। थैंक यू सो मच हरीश जी, आपने इतनी सारी लर्निंग्स हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ आए और हमारे व्यूअर्स के साथ अपने इनसाइट शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में हरीश जी के साथ हमने बहुत सारी चर्चा की, उनकी किताब के बारे में हमने जाना, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है और हम सब उसे कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, आज के इस एपिसोड में आपसे लेती हूँ आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात मेरी कलम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।